नमस्कार प्रिय स्टूडेंट्स, सुमन टेक्निकल क्लासेज के परिवार में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, आपको मैं बताना चाहता हूं कि कल दिनांक 3 अगस्त को रक्षाबंधन है और सुमन टेक्निकल क्लासेज के परिवार की ओर से सभी को रक्षाबंधन की तहे दिल से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं हैं। स्टूडेंट्स, ये जो त्यौहार आता है रक्षाबंधन का, ये एक तरह से भाई और बहन के प्यार और प्रेम का जो त्यौहार होता है, ये रक्षाबंधन होता है। इसके अंदर सभी भाइयों से मेरा निवेदन है कि अपनी बहन जितने भी है उन सभी की सुरक्षा के लिए एक अलग से प्रण लेना चाहिए कि जो भी बहनें होती हैं उन सभी की हमारे को रक्षा करनी चाहिए। चलिए स्टूडेंट्स, इसके अतिरिक्त हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था रेजिस्टेंस के बारे में, अर्थात प्रतिरोध के बारे में चल रहा था। प्रतिरोध के बारे में हमने काफ़ी सारी डिटेल से पढ़ भी ली है कि प्रतिरोध किसके बनाए जाते हैं और प्रतिरोध जो होते हैं इसका कार्य क्या होता है, ये किस तरह से वर्किंग करते हैं। अर्थात मैंने प्रतिरोध का जो पहली जो क्लास ली थी उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस के बारे में हम संपूर्ण जानकारी पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। ये मैं एक बात आपको सूचित करना चाहता हूं कि सुमन टेक्निकल क्लासेज के अंदर अभी जो क्लासेस चल रही है वो ओनली फॉर ओनली इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की चल रही है और इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की ही अभी तक हमने क्लासेस लगा रखी है। और इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के अंदर हम बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक कंप्लीट थ्योरी आपको यूट्यूब के माध्यम से अवेलेबल करवाएंगे। हमारा जो सिलेबस है वो धीरे धीरे चल रहा है, ये हमारे को पता है, लेकिन हम बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक कंप्लीट डिटेल्स के साथ आपको सिलेबस प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसके अतिरिक्त इस चैनल के माध्यम से आपको जो भी क्लास प्रैक्टिकल के लायक होगी वो कंप्लीट क्लास प्रैक्टिकल के साथ आपको अवेलेबल करवाएंगे। स्टूडेंट्स, यदि मान लीजिए आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को या क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए। तो अभी हम रेजिस्टेंस के बारे में अध्ययन करते हैं। पिछली वाली जो क्लासें थी उनके अंदर हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था कि प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, ये किस तरह से ज्ञात किया जाता है, इसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है। इसके अतिरिक्त श्रेणी संयोजन के अंदर भी हमने रेजिस्टेंस की कंप्लीट डिटेल्स हमने पढ़ ली थी। और श्रेणी और समानांतर संयोजन, दो प्रकार के संयोजन मुख्य रूप से संयोजित किए जाते हैं। रेजिस्टेंस जो होता है आपके पास में मिश्रित क्रम में भी संयोजित किया जाता है। तो आज हमारी जो क्लास है वो मुख्य रूप से समानांतर संयोजन के बारे में है, अर्थात पार्श्व संयोजन के बारे में है। इससे पहले वाली क्लासों के अंदर हमने श्रेणी संयोजन कंप्लीट पढ़ लिया था। जिस भी स्टूडेंट्स को हमारी पहले वाली जो क्लासेस चाहिए वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से कंप्लीट क्लासेस ले सकते हैं। पार्श्व संयोजन, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे अभी। पार्श्व संयोजन का मतलब होता है समानांतर क्रम, या इसको हम पैरेलल क्रम भी कहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, पहले हमने श्रेणी संयोजन पढ़ा था, अर्थात श्रृंखला क्रम हमने पढ़ा था। तो श्रृंखला क्रम के ठीक विपरीत चलता है आपका कौन सा? पार्श्व संयोजन, अर्थात समानांतर क्रम। जैसा कि श्रृंखला जो संयोजन होता है उसके अंदर प्रत्येक रेजिस्टेंस के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसा कि श्रृंखला संयोजन जो होता है उसके अंदर रेजिस्टेंस का जो संयोजन होता है वो इस तरह से होता है, अर्थात पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा जो होता है दूसरे के पहले से जुड़ के चलता है, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे के पहले से जुड़ता है। अर्थात जैसा कि हमने इसको नाम दे दिया R1, इसको नाम दे दिया R2, इसको नाम दे दिया R3। ये इसका पहला सिरा है, ये इसका दूसरा है, ये R2 का पहला है, ये R2 का दूसरा है, ये R3 का पहला सिरा है, ये R3 का दूसरा सिरा है। तो देखिए श्रेणी संयोजन की जो डेफिनेशन होती है, परिभाषा जो होती है वो क्या है कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा ये है, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले से जुड़े, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़े और ये क्रम आगे से आगे चले तो उसको हम क्या कहते हैं? श्रृंखला संयोजन कहते हैं, उसे हम श्रेणी क्रम कहते हैं। तो देखिए ये तो श्रेणी क्रम संयोजन हो गया हमारे पास में। इसके अतिरिक्त अब जैसा कि समानांतर के अंदर किस तरह से प्रतिरोधों को संयोजित किए जाते हैं, तो देखिए समानांतर जो होता है, पार्श्व जो होता है, इसके अंदर जो प्रतिरोध होते हैं, रेजिस्टेंस जो होते हैं,
इनके समान सिरे एक बिंदु पर संयोजित कर दिए जाते हैं। जैसा कि यह आपके पास में अभी कौन सा बन गया है, समानांतर क्रम बन गया है, पार्श्व संयोजन बन गया है, पैरेलल क्रम बन गया है। अब देखिए इन रेजिस्टेंसों को हम और किस तरह से जोड़ सकते हैं, जैसा कि वो आपको इस तरह से भी दे सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है। एक रेजिस्टेंस ये है, इसके अतिरिक्त एक रेजिस्टेंस ये है, इसके अतिरिक्त एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस आपके पास में ये है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए इसके अंदर वो किस तरह से दे सकता है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, और वो इनको इस तरह से संयोजित कर सकता है। तो ये भी आपके पास में एक तरह से कौन सा क्रम है, श्रेणी संयोजन है। इनको किस तरह से दे सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है। अर्थात जिस बिंदु पे समान समान सिरे एक जगह आकर के जुड़ते हैं तो वो बनता है हमारा पार्श्व यानी कि पैरेलल है, और जो असमान सिरे होते हैं वो जुड़ते हैं तो वो बनता है हमारे पास में कौन सा, जैसा कि इनको इस तरह से भी संयोजित कर सकते हैं। तो ये भी हमारे पास में एक तरह से कौन सा संयोजन हो गया है, पार्श्व संयोजन हो गया है। यहाँ से हम इनको क्या दे सकते हैं, स्प्लाइसरों से इनको संयोजित कर सकते हैं। तो ये तो इनके कनेक्शन की बात हो गई है कि श्रेणी संयोजन में किस तरह से रेजिस्टेंस जोड़ते हैं और समानांतर में किस तरह से संयोजित करते हैं, अर्थात श्रृंखला में किस तरह से करते हैं और पार्श्व में किस तरह से करते हैं। अब देखिए आगे हम बात करते हैं इनकी कि श्रेणी जो संयोजन होता है इसके अंदर प्रतिरोधों के अंदर जो धारा का मान होता है सभी के अंदर समान होता है, I बराबर I1 बराबर I2 बराबर I3 बनता है। ये किस में बनता है, श्रेणी में बनता है, सीरीज में बनता है, श्रृंखला में बनता है। लेकिन समानांतर में क्या होता है जी, IT बराबर क्या बनता है, I1 प्लस I2 प्लस I3, ये बनता है हमारे किसके अंदर, पार्श्व में। अर्थात ये मेरे कहने से नहीं मानना है, मैंने पिछली वाली क्लास के अंदर श्रेणी संयोजन के अंदर बताया भी था, इसका क्वेश्चन हल करके बताया था। जिन स्टूडेंटों ने अभी तक ये क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से ये क्लास देख सकते हैं। प्रत्येक रेजिस्टेंस के अंदर मैंने धारा का मान समान निकाल के बताया था श्रृंखला संयोजन के अंदर। अब बात करते हैं हम इसके अंदर पार्श्व के अंदर, तो पार्श्व के अंदर जो कुल धारा होती है वो सभी प्रतिरोधों की धाराओं का योग जो होगा उसके तुल्य प्राप्त होगी। अर्थात तो क्वेश्चन इस तरह से भी दे सकता है, ऑप्शन में इस तरह से लिख करके भी दे सकता है कि सभी धाराओं के योग के तुल्य होती है कुल धारा। इसके अतिरिक्त देखिए अब धारा के बाद में आता है हमारे पास में क्या, वोल्टेज। तो देखिए श्रृंखला जो संयोजन होता है, श्रेणी जो संयोजन होता है उसके अंदर VT कुल वोल्टेज किसके तुल्य होता है, V1 प्लस V2 प्लस V3। ये किसके अंदर बनता है हमारे पास में, श्रृंखला संयोजन में। किस में बनता है, श्रृंखला संयोजन में। ये इस तरह से सूत्र बनता है, मेरे कहने से नहीं मानना आपको, इसको भी हम सिद्ध करके बताएंगे। इसके अतिरिक्त पार्श्व के अंदर है VT किसके तुल्य होगा हमारे पास में, V1 बराबर V2 बराबर V3। ये किसके अंदर बनता है, पार्श्व में। फिर से मैं कह रहा हूं मेरे कहने से नहीं मानना है, इस सूत्र को भी हम सिद्ध करके देखेंगे कि प्रत्येक रेजिस्टेंस के अंदर वोल्टेज का मान समान प्राप्त होता है क्या। इसके अतिरिक्त देखिए श्रृंखला जो संयोजन होता है इसके अंदर हम रेजिस्टेंस कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो इसके लिए सूत्र बनता है हमारे पास में RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये बनता है हमारे पास में किस में, श्रृंखला संयोजन में। अब पार्श्व के अंदर कुल रेजिस्टेंस किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं हमें, 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। ये किसके अंदर बनता है सूत्र हमारा, पार्श्व में अर्थात समानांतर में। अब देखिए इन दोनों सूत्रों को विशेष रूप से देखना आपको कि इन दोनों में क्या अंतर है। देखिए ये वाला सूत्र है, इसके अंदर हमें कंप्लीट जो रेजिस्टेंस होगा हमारे पास में यानी कि सभी प्रतिरोधों का क्या होगा जी, योग होगा। तो इस सूत्र से तो हमारे को ज्ञात हो रहा है कि जैसा कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो इन सभी को हम जोड़ेंगे तो कुल मान हमारे को क्या प्राप्त होगा, 3 से भी अधिक प्राप्त होता है। तो अब देखिए श्रृंखला जो संयोजन होता है इसके अंदर कुल रेजिस्टेंस जो होता है, कुल प्रतिरोध जो होता है सबसे अधिक मान से भी अधिक प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त पार्श्व संयोजन के अंदर क्या होता है, कुल रेजिस्टेंस सबसे कम मान से भी कम प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त देखिए
श्रेणी संयोजन जो होता है इसके अंदर यदि मान लीजिए हम और अतिरिक्त प्रतिरोध जोड़ दे, जैसा कि R4 हमने जोड़ दिए इसके अंदर, तो कुल रेजिस्टेंस क्या होगा इसके अंदर, बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन यदि पार्श्व संयोजन के अंदर हम एक रेजिस्टेंस और जोड़ते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर कुल रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि समानांतर संयोजन जो होता है इसके अंदर कुल रेजिस्टेंस हमेशा क्या होता है जी, सबसे कम मान से भी कम प्राप्त होता है। अब देखिए, यदि इसके अंदर सभी प्रतिरोध समान मान के हो, किसमें, सभी प्रतिरोध समान मान के हो, समान मान के प्रतिरोध होने पर, रेजिस्टेंस होने पर श्रृंखला में हम R इंटू N सूत्र के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। सूत्र द्वारा किसमें, यह सूत्र हमारे किस में रहेगा, श्रृंखला संयोजन में, अर्थात श्रेणी संयोजन में रहेगा। सीरीज क्रम के अंदर यदि 100 प्रतिरोध है और प्रत्येक रेजिस्टेंस का मान कितना है, 2 ओम है, तो कुल रेजिस्टेंस किस तरह से ज्ञात करेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि एग्जाम के अंदर हम ये सूत्र लिखने लग जाए कि RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, तो इस तरह से तो हम 2 क्वेश्चन ही हल कर पाएंगे। तो देखिए, ये आपके पास में एक ट्रिक है कि यदि सभी प्रतिरोध समान मान के हैं तो हम इस सूत्र के द्वारा कुल रेजिस्टेंस ज्ञात कर सकते हैं श्रृंखला संयोजन में। जैसा कि मैंने अभी बताया है कि एक प्रतिरोध का मान कितना है, 2 ओम है, और प्रतिरोधों की संख्या कितनी है, आपके पास में 100 प्रतिरोध है, ठीक है, तो कुल रेजिस्टेंस कितना हो गया आपके पास में, 200 ओम हो गया है, ठीक है। तो ये तो आपके पास में श्रृंखला में बन गया है। अब बात करें हम पार्श्व संयोजन की, समानांतर संयोजन की, पैरेलल क्रम की, कि सभी रेजिस्टेंस समान मान के आ जाए तो सूत्र किस तरह से ज्ञात करना है, तो वहां पे ज्ञात करना है आपको R/N के द्वारा। अब स्टूडेंट्स के कंफ्यूज रहता है कि कौन सा सूत्र श्रेणी के लिए रहेगा, कौन सा सूत्र समानांतर के लिए रहेगा, तो हम इसके लिए भी आपको आगे एक ट्रिक बता रहे हैं। ये वाला सूत्र लेना है समानांतर के लिए या ये वाला लेना है, तो हम इसको अभी आगे एक ट्रिक के द्वारा आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, इसके अतिरिक्त समानांतर संयोजन और श्रेणी जो संयोजन होता है, इन दोनों की मुख्य रूप से तो ये इन दोनों के अंदर एक तरह से डिफरेंस होता है, ठीक, ये एक दूसरे के विपरीत चलते हैं। जैसा कि इसके अंदर सभी प्रतिरोधों के अंदर श्रृंखला में धारा का मान समान होता है, लेकिन समानांतर के अंदर सभी प्रतिरोधों के अंदर वोल्टेज का मान समान होता है। श्रृंखला संयोजन के अंदर आपके पास में जो कुल वोल्टेज होता है वो हमेशा आपके पास में जुड़ने वाले स्वभाव का होता है, अर्थात श्रेणी क्रम के अंदर जो वोल्टेज होता है आपके पास में वो जुड़ने वाला होता है। कुल वोल्टेज सभी प्रतिरोधों के वोल्टेज ड्रॉप के योग के तुल्य होता है। समानांतर के अंदर आपके पास में सभी प्रतिरोधों के अंदर वोल्टेज का मान क्या रहेगा, समान रहेगा। आगे देखिए स्टूडेंट्स, इनके अंदर एक और विशेषता है जो हम अभी आपको बता रहे हैं। जैसा कि प्रतिरोध जो होते हैं श्रेणी में, मैंने आपको पिछली वाली क्लास के अंदर बताया भी था कि श्रेणी संयोजन के अंदर यदि एक प्रतिरोध आपका ओपन हो जाता है या खराब हो जाता है तो आपके पास में कंप्लीट सर्किट कार्य करना बंद कर देता है। क्या करना बंद कर देता है जी, कार्य करना बंद कर देता है। और श्रेणी संयोजन के अंदर आपके पास में कुल रेजिस्टेंस का मान बढ़ता जाता है। जैसे जैसे रेजिस्टेंस का मान बढ़ता है तो वैसे वैसे आपके पास में धारा का मान क्या होता है, घटता है, जब R का मान बढ़ता है। तो ये विशेषता किसमें पाई जाती है, आपके पास में श्रेणी संयोजन के अंदर पाई जाती है। लेकिन समानांतर के अंदर क्या होता है, आपके पास में कुल रेजिस्टेंस का मान क्या होता है, घटता है, तो धारा का मान क्या होता है जी, बढ़ता है। किसमें बढ़ता है, पार्श्व क्रम के अंदर बढ़ता है। देखिए, ये बात भी आप मेरे कहने से मत मानिएगा, अभी हम आपको सिद्ध करके बताएंगे कि समानांतर संयोजन के अंदर जैसे जैसे प्रतिरोध और जोड़ते जाते हैं तो कुल रेजिस्टेंस का मान आपके पास में घटेगा, और कुल रेजिस्टेंस का मान घटेगा तो आपके पास में धारा का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो अब देखिए आगे हम बात करते हैं इसके अंदर ही श्रेणी संयोजन के अंदर जो चालकता होती है, श्रेणी के अंदर जो चालकता होती है, कंडक्टेंस जो होती है, चालकता, जिसके बारे में मैंने बता दिया है, क्या होगी आपके पास में, घटेगी। लेकिन पार्श्व संयोजन के अंदर चालकता क्या होती है जी, बढ़ती है, बढ़ेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आपके पास में यहाँ पे भी पता है कि जैसे ही चालकता बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या है कि परिपथ के अंदर, सर्किट के अंदर धारा का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अब हम समानांतर संयोजन के बारे में अभी कंप्लीट एक एक पॉइंट विस्तार से पढ़ लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी
सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो देखिए, एक डेफिनेशन तो सबसे पहले यह है कि वह सर्किट या वह परिपथ जिसके अंदर रेजिस्टेंसों के सभी समान सिरे एक बिंदु पर आकर के संयोजित हो जाते हैं, ठीक है, तो उस परिपथ को हम क्या कहते हैं, पार्श्व संयोजन कहते हैं, पैरेलल क्रम कहते हैं, समानांतर संयोजन कहते हैं। जैसा कि हम इसके बारे में डेफिनेशन लिखते हैं भी, सभी प्रतिरोधों के समान सिरे एक बिंदु पर संयोजित हो तो उस परिपथ को पार्श्व क्रम कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशन है कि सभी प्रतिरोधों के समान सिरे, जैसा कि अब एक रेजिस्टेंस आपके पास में ये है, एक रेजिस्टेंस आपके पास में ये है, एक रेजिस्टेंस आपके पास में ये है, ये तीन रेजिस्टेंस है, ये इसका पहला सिरा है, ये इसका दूसरा है, ये इसका पहला है, ये इसका दूसरा है, ये इसका पहला है, ये इसका दूसरा है। तो देखिए ये समान सिरे हो गए, ये इधर पहले वाले सिरे हो गए हैं, इधर दूसरे वाले सिरे हो गए हैं। अब देखो ये एक बिंदु पे संयोजित हो रहे हैं, एक बिंदु हमने यहाँ पे लगा लिया है, एक बिंदु हमने यहाँ पे रख लिया है, ये दूसरा सिरा इस बिंदु पे आ गया है, ये दूसरा सिरा इस बिंदु पे आ गया है, ये दूसरा सिरा इस बिंदु पे आ गया है। इधर भी देखिए, ये दूसरा सिरा इस बिंदु पे आ गया है, ये वाला सिरा इस बिंदु पे आ गया है, ये वाला सिरा इस बिंदु पे आ गया है, और यहाँ पे हमने इसको क्या कर दिया है जी, सप्लाई स्रोत से संयोजित कर दिया है। ये अभी आपके पास में पार्श्व क्रम बन गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब देखिए, इसको हमने नाम दे दिया है R1, इसको दे दिया है R2, इसको दे दिया है R3। यदि मान लीजिए इसके अंदर हम और अतिरिक्त प्रतिरोध जोड़ना चाहते हैं तो जैसा कि आप यहाँ पे जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला R4 हमने इसके अंदर संयोजित कर दिया है, तो इसके सिरे को यहाँ पे जोड़ दो और इस वाले को यहाँ पे जोड़ दो। यहाँ पे इसको नाम दे दिया है हमने R4, ये इसका पहला सिरा हो गया, ये इसका दूसरा सिरा हो गया है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस संयोजन की सबसे मुख्य विशेषता जो होती है वो एक तो यही है कि इसके अंदर यदि मान लीजिए कोई भी, जैसा कि देखो आपके पास में एक लैंप है, ठीक है, ये भी एक रेजिस्टेंस का उदाहरण है। आपके पास में हीटर है, ये भी एक लैंप आपके पास में प्रतिरोध का उदाहरण है। आपके पास में वैद्युतिक फ्रेश है, ये भी एक तरह से रेजिस्टेंस है। आपके पास में यदि मान लीजिए पंखा है तो ये भी एक रेजिस्टेंस का उदाहरण है। अर्थात कुल मिला के बात ये है, आप तो ये बात याद रखो, ऐसा कोई तार ही नहीं है जिसका आर नहीं है। अर्थात प्रत्येक तार के अंदर रेजिस्टेंस पाया जाता है। आपके पास में चांदी का तार हो तो ठीक है, सोने का तार हो तो ठीक है, एल्यूमिनियम का हो तो ठीक है, कॉपर का हो तो ठीक है, प्रत्येक तार के अंदर आपके पास में आर पाया जाता है। अर्थात प्रत्येक चालक तार के अंदर रेजिस्टेंस पाया जाता है और इन सभी के अंदर चालक पाया जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे हम इसको ले लेते हैं, जैसा कि ये आपके पास में कोई लैंप है, ठीक है, या आपके पास में कोई हीटर है, या आपके पास में कोई वैद्युतिक फ्रेश है, और ये आपके पास में क्या है जी, पंखा है। हमने इन सभी को यहाँ पे संयोजित कर दिया है समानांतर संयोजन के अंदर। अब आपके पास में यहाँ से क्या दे रहे हैं, हम इसको सप्लाई दे रहे हैं, सप्लाई स्रोत से हम इसको संयोजित कर रहे हैं। 240 वोल्टेज इसके पास में जा रहे हैं कंप्लीट सर्किट के अंदर। अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि आपके पास में यहाँ से सप्लाई प्रारंभ होकर के इस रेजिस्टेंस के पास में यहाँ से होती हुई अपना सर्किट पूरा बना रहा है। ये पंखे का परिपथ आपका यहाँ से कंप्लीट बन रहा है। इसके बाद में देखिए वैद्युतिक फ्रेश का जो सर्किट है आपके पास में यहाँ से सप्लाई प्रारंभ होकर के ये आपका कंप्लीट सर्किट बन रहा है। अब देखिए श्रेणी संयोजन के अंदर यदि हम बात करते हैं इनकी, यदि इन सभी को हम श्रेणी संयोजन के अंदर संयोजित करते हैं तो एक बार देखिए आप, ये वाला एक रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस आपके पास में ये है। जैसा कि इसको मैंने नाम दे दिया है लैंप, इसको नाम दे दिया है मैंने आपको हीटर, इसको नाम दे दिया है फ्रेश, और इसको नाम दे दिया है मैंने क्या, पंखा।
और यहाँ से हम इनको सप्लाई से जोड़ रहे हैं। समझने की कोशिश करना स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाया जा रहा है। इस सर्किट के अंदर आपके पास में जो विद्युत आ रहा है, यहाँ से सप्लाई दे रहे हैं हम इसको, यहाँ से सप्लाई प्रारंभ होकर के पंखे के पास में आ रही है, फिर फ्रेश के पास में आ रही है, फिर हीटर के पास में, फिर लैंप के पास में आकर के सर्किट पूरा बना रही है। अब देखिए यहाँ से आपके पास में इसके अंदर ये वैद्युतिक फ्रेश आपके क्या हो गई है जी, इसका एलिमेंट यहाँ से जल गया है जी, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास में इस पंखे का परिपथ पूरा बन रहा है, आपके पास में वैद्युतिक फ्रेश का एलिमेंट जल गया है, तो यहाँ पे आपका परिपथ ओपन हो गया, तो इसके अंदर ये परिपथ पूरा नहीं बन रहा है। लेकिन इसके बाद में देखो आगे हम बात करते हैं, हीटर का परिपथ आपका पूरा बन रहा है, इसके बाद में लैंप का परिपथ भी आपका पूरा बन रहा है। इसी तरह से यदि मान लीजिए हमें यहाँ पे भी वैद्युतिक फ्रेश के एलिमेंट को जला दिया है, तो अब देखिए इसका सर्किट पूरा नहीं बन रहा है। यहाँ से विद्युत सप्लाई आ रही है पंखे के पास में, पंखे के पास में आने के बाद में यहाँ पे परिपथ आपका ओपन है, तो ना तो आपका ये पंखा कार्य करेगा, ना हीटर कार्य करेगा, ना लैंप कार्य करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो समानांतर संयोजन की यही विशेषता है एक, यदि एक उपकरण आपका खराब हो जाता है तो वो वाला उपकरण ही कार्य नहीं करता है, ये वाला उपकरण ही कार्य नहीं करेगा, बाकी शेष उपकरण इसके अंदर कार्य करते हैं, बाकी शेष एलिमेंट्स इसके अंदर वर्किंग करेंगे, लेकिन इसके अंदर आपके पास में एक भी उपकरण कार्य नहीं करेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब इन दोनों में से क्वेश्चन किस तरह से पुटअप करता है ये ध्यान रखने वाली बात है। तो दो क्वेश्चन मैं आपको पुटअप करके बता रहा हूं। पहला क्वेश्चन क्या बन रहा है, हम श्रृंखला का ही बना लेते हैं कि एक श्रृंखला संयोजन के अंदर 100 लैंप संयोजित है, अर्थात 100 बल्ब संयोजित है। कितने हैं? 100 बल्ब संयोजित है। यदि उसमें से 99 नंबर का जो लैंप होता है उसका तंतु जल जाता है, एलिमेंट उसका खराब हो जाता है, तो लैंपों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर ऑप्शन क्या दे रहा है, एक ऑप्शन दे रहा है क्या, बाकी शेष लैंप प्रकाशित होंगे। दूसरा ऑप्शन क्या बन रहा है, एक भी लैंप उसके अंदर प्रकाशित नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन क्या बन रहा है, सभी लैंप प्रकाशित होंगे। चौथा ऑप्शन क्या बन रहा है, इसमें से या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपका 99 नंबर का लैंप खराब हो तो ठीक है, 50 नंबर का लैंप खराब हो तो ठीक है, 1 नंबर का लैंप खराब हो जाए तो ठीक है। श्रृंखला संयोजन की यही विशेषता है कि यदि एक उपकरण खराब होता है तो उनमें से बाकी शेष उपकरण भी कार्य नहीं करते हैं। लेकिन समानांतर संयोजन में क्या होता है जी, जिस नंबर का लैंप खराब होगा, जिस नंबर का उपकरण खराब होगा वही कार्य नहीं करेगा, बाकी शेष उपकरण कंप्लीट उसके अंदर कार्य करते हैं। आगे देखिए, इसके बारे में हम और अध्ययन करते हैं समानांतर संयोजन में। तो ये तो आपका कंप्लीट सर्किट बन गया है। समानांतर संयोजन के अंदर आपके उपकरण इस तरह से संयोजित किए जाते हैं, और इस संयोजन का उपयोग जो होता है मुख्य रूप से घरेलू वायरिंग में किया जाता है। क्वेश्चन पुटअप होता है, घरों के अंदर जो वायरिंग होती है वो किस क्रम में संयोजित की जाती है, तो उसके अंदर वो आपको ऑप्शन में समानांतर भी दे सकता है, पार्श्व संयोजन भी लिख के दे सकता है, और पैरेलल भी लिख करके दे सकता है। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। घरों के अंदर वायरिंग जो होती है समानांतर क्रम में की जाती है, घरों के अंदर वायरिंग पार्श्व क्रम में की जाती है, घरों के अंदर वायरिंग पैरेलल क्रम में संयोजित की जाती है। तो आगे देखिए स्टूडेंट्स, इसकी और विशेषताओं के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो देखिए ये डेफिनेशन तो इसकी कंप्लीट हो गई है, आगे इसकी और क्या क्या विशेषताएं होती है पार्श्व संयोजन के अंदर। पार्श्व संयोजन के अंदर देखिए आगे आपके पास में सभी प्रतिरोधों में वोल्टेज का मान समान होता है, अर्थात इसके अंदर वोल्टेज के लिए जो सूत्र बनता है VT बराबर है V1 बराबर V2 बराबर V3 बराबर V4 बराबर आपके पास में जितने भी है Vn हो जाएगा। आगे देखिए, अर्थात इसके अंदर आपके पास में कुल जो वोल्टेज होगा वो सभी प्रतिरोधों के अंदर जो वोल्टेज होगा उसके तुल्य होता है। आगे देखिए, जबकि श्रेणी संयोजन के अंदर इसके ठीक विपरीत चलता है, उसके अंदर बनेगा आपके पास में VT बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 बनता है।
आगे देखिए इसके अंदर सभी प्रतिरोधों के अंदर जो धारा होगी, सभी प्रतिरोधों में विद्युत धारा सभी प्रतिरोधों में प्रवाहित धाराओं के योग के तुल्य होती है। अर्थात इसके अंदर जो कुल धारा होगी वो आपके प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धाराओं का योग किया जाएगा और उसके बराबर आपके पास में कुल धारा प्राप्त होती है। जैसा कि आपके पास में किसी भी समानांतर सर्किट के अंदर कुल धारा प्रवाहित हो रही है 20 एम्पियर, ठीक है, 20 एम्पियर प्रवाहित हो रही है, तो कुल धारा आपके पास में 6 रेजिस्टेंस है, तो ये 20 एम्पियर जो धारा है वो 6 प्रतिरोधों के अंदर से प्रवाहित होगी। वो अलग अलग मान की होगी, किसी के अंदर 3 एम्पियर की प्रवाहित होगी, तो किसी के अंदर 5 एम्पियर की, किसी के अंदर 6 एम्पियर की, इस तरह से प्रवाहित होती है। आगे देखिए आप इस संयोजन की और विशेषता क्या है। पार्श्व संयोजन के अंदर है, समानांतर संयोजन के अंदर है, पार्श्व संयोजन में कुल प्रतिरोध 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/RN सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। आगे देखिए समानांतर संयोजन के अंदर देखिए आपके पास में कुल रेजिस्टेंस जो होगा इस सूत्र के द्वारा ज्ञात किया जाएगा, लेकिन इस सूत्र के द्वारा यदि ज्ञात किया जाता है तो कुल रेजिस्टेंस हमारे पास में सबसे कम मान से भी कम प्राप्त होता है। आगे देखिए पार्श्व संयोजन या समानांतर क्रम में या पैरेलल क्रम में, पार्श्व क्रम में सभी प्रतिरोध समान मान के हो तो कुल प्रतिरोध R/N सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। यदि आपके पास में समानांतर संयोजन के अंदर 10 रेजिस्टेंस है और 10 रेजिस्टेंसों का प्रत्येक रेजिस्टेंस का मान क्या है, समान है, तो हम कुल रेजिस्टेंस इस सूत्र के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं R/N के द्वारा। R का मतलब है एक प्रतिरोध का मान, एक प्रतिरोध का मान है। इसके अलावा N का मतलब है आपके पास में प्रतिरोधों की संख्या। क्या है? प्रतिरोधों की संख्या। आगे देखिए अब इस सूत्र के द्वारा भी हम ज्ञात करेंगे तो हमारे पास में जैसा कि सबसे कम मान का जो प्रतिरोध रहेगा इसके अंदर उससे भी कम हमारे को रेजिस्टेंस प्राप्त होगा। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, हमारे इसके अंदर समानांतर संयोजन के अंदर हमने अभी ये 5 पॉइंट लिए हैं। इन 5 पॉइंटों के अंदर यदि मान लीजिए आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप कमेंट्स में करके हमारे को बता दीजिएगा। अब देखिए आगे हम इसके अंदर मैंने अभी बताया था आपको पहले कि कौन सा सूत्र श्रृंखला में रहे और कौन सा सूत्र आपके पार्श्व में रहे, ये कंफ्यूज रहता है। जिस सूत्र के द्वारा आपके पास में यदि मान लीजिए मान सबसे अधिक मान से भी अधिक प्राप्त होता है तो वह सूत्र लगेगा आपके श्रृंखला क्रम में, और जिस सूत्र के द्वारा आपके पास में कुल रेजिस्टेंस का मान सबसे कम मान से भी कम प्राप्त हो जाए तो वह सूत्र लगेगा आपके पास में पैरेलल या पार्श्व क्रम में। आगे देखिए स्टूडेंट्स, ये जो हमने अभी आज 5 या 6 पॉइंटों के बारे में अध्ययन किया है, क्या वास्तव में ही समानांतर संयोजन में सभी प्रतिरोध में वोल्टेज का मान समान होता है? होता है, ठीक है, मेरे कहने से नहीं मानना है, इसको हम सिद्ध करेंगे यहाँ पे ही। सभी प्रतिरोधों में जो धारा होती है वो सभी प्रतिरोधों में प्रवाहित होने वाली धाराओं के योग के तुल्य होती है। तो इसको भी हम सिद्ध करके देखेंगे।
समानांतर संयोजन के अंदर वास्तव में ही क्या कुल रेजिस्टेंस सबसे कम मान से कम प्राप्त होता है, इसको भी हम सिद्ध करेंगे। आगे देखिए, इसके अंदर यदि अतिरिक्त प्रतिरोध और जोड़ दिया जाए तो कुल रेजिस्टेंस इसके अंदर क्या होता है जी, घटता है। तो ये वाली लाइन भी मैं आपके पास में यहाँ लिख देता हूँ। इसके अंदर यदि और अतिरिक्त प्रतिरोध जोड़ दिया जाए तो कुल रेजिस्टेंस क्या होता है जी, घटता है। 2 पॉइंट और लिखते हैं अभी। पार्श्व संयोजन की और विशेषता क्या है, देखो पार्श्व संयोजन में कुल रेजिस्टेंस, कुल प्रतिरोध सबसे कम मान से भी कम प्राप्त होता है। पार्श्व संयोजन में कुल प्रतिरोध जो होगा आपके पास में सबसे कम मान से भी कम प्राप्त होता है। इसकी और विशेषता क्या है, देखो यदि इसके अंदर और अतिरिक्त प्रतिरोध जोड़ दिया जाए, पहले 3 रेजिस्टेंस थे फिर 4 जोड़ दिए तो कुल प्रतिरोध आपके पास में और घटेगा। पार्श्व संयोजन में अतिरिक्त प्रतिरोध संयोजित करने पर कुल रेजिस्टेंस घटता है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, जिस सर्किट के अंदर यदि मान लीजिए आपके पास में रेजिस्टेंस घटता है, उस सर्किट के अंदर हमेशा चालकता का मान बढ़ता है। तो देखिए कुल रेजिस्टेंस आपके पास में सबसे कम मान से कम प्राप्त होता है। जैसा कि आपके पास में इस सर्किट के अंदर पहले 2 ओम का कुल रेजिस्टेंस प्राप्त हुआ है। कितना हुआ है, 2 ओम का रेजिस्टेंस प्राप्त हुआ है। तो आपके पास में वहां पे हम चालकता मान लेते हैं कितनी, 1 महो मान लेते हैं या 2 महो मान लेते हैं, 2 महो माना कि मान ही रहे हैं, एक्चुअल मान नहीं बता रहा हूं मैं आपको। आगे देखिए, इसके अंदर हमने अतिरिक्त प्रतिरोध जोड़ दिया है, अतिरिक्त प्रतिरोध और जोड़ दिया है तो रेजिस्टेंस का मान घटेगा, अर्थात 1 ओम रेजिस्टेंस हो गया है, 1 ओम रेजिस्टेंस हो गया है। तो रेजिस्टेंस का मान घट गया है, रेजिस्टेंस का मान घट गया है तो यहाँ पे आपके पास में फिर चालकता क्या होगी, 2 महो से अधिक, 2 महो से अधिक होगी। अब वो आपके पास में 3 महो भी हो सकती है, 4 महो भी हो सकती है, लेकिन चालकता का मान बढ़ेगा। ये भी हम आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल्स के द्वारा आपको हल करके बताएंगे। स्टूडेंट्स, हमारी अगली जो क्लास रहेगी इस पार्श्व संयोजन के अंदर कंप्लीट न्यूमेरिकल्स की रहेगी, अर्थात हम एक एक पंक्तियों को सिद्ध करके यहाँ पे हल करेंगे। थैंक यू।